हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुस्पार्क। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट। मैंने आज के टॉपिक के रिलेटेड 30 मार्क्स का मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है, इसलिए लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद उस मॉक टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करिए और अपनी प्रेपरेशन चेक करिएगा। आज हम डायरेक्ट टैक्स लॉ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंप्लीट की थी। सबसे पहली थी मैक्सिमम मार्जिनल रेट और सेकंड थी ब्लॉक ऑफ एसेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने उन दोनों कंसेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट टैक्स लॉ की एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस ट्रस्ट। हम बिजनेस ट्रस्ट का मीनिंग, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, एसेंशियल कंडीशंस, टाइप्स, टैक्स ट्रीटमेंट, रेगुलेशन, पार्टीज इन्वॉल्व और सोर्स ऑफ इनकम को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर कंसेप्ट को हम सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 500 या 1000 इन्वेस्ट करके बड़े बड़े हाईवेज, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस बिल्डिंग्स के ओनर बन सकते हैं और उनसे इनकम भी अर्न कर सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बिजनेस ट्रस्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट आखिर होता क्या है। According to Section 2, subsection 13A of the Income Tax Act 1961, business trust means a trust registered as an infrastructure investment trust or a real estate investment trust under the relevant SEBI regulations। अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बिजनेस ट्रस्ट कोई ऑर्डिनरी ट्रस्ट नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और उन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कमर्शियल रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और जो इनकम अर्न होती है उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट नहीं होती। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट माना जाता है जो सेबी के अंडर INVIT या REIT के रूप में रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट उस ट्रस्ट को बिजनेस ट्रस्ट का स्टेटस नहीं देता। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई ट्रस्ट बना दिया जाए तो क्या वो ऑटोमेटिकली बिजनेस ट्रस्ट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स एक्ट ने इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी दी हुई हैं। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इसके बारे में क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन। अब इस डेफिनेशन को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले, ट्रस्ट रजिस्टर्ड का मतलब है कि ट्रस्ट का ऑफिशियली सेबी के रूल्स के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद दो टर्म्स आती हैं, INVIT और REIT। INVIT मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पावर, ट्रांसमिशन लाइन्स और पाइपलाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। और REIT यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज और होटल जैसे इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है। इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट नहीं होता। सिर्फ वही ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट माना जाता है जो सेबी के रेलिवेंट रेगुलेशन के अंदर INVIT या REIT के रूप में रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ बिजनेस ट्रस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हर ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट बन सकता है? जवाब है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ कंडीशंस दी हैं। सिर्फ उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही किसी ट्रस्ट को बिजनेस ट्रस्ट माना जाता है। चलिए एक एक कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट इज इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सेबी के रेलिवेंट रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए। यानी सिर्फ ट्रस्ट बनाना काफ़ी नहीं है, उसकी सेबी के पास ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। सेकेंड इज इट मस्ट बी ईदर एन INVIT और अ REIT। दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रस्ट या तो INVIT होना चाहिए या REIT। अगर ट्रस्ट इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता तो इनकम टैक्स एक्ट उसे बिजनेस ट्रस्ट का स्टेटस नहीं देता। थर्ड इज इट शुड इशू यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स। तीसरी कंडीशन ये है कि बिजनेस ट्रस्ट को इन्वेस्टर्स को यूनिट इशू करने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब कोई इन्वेस्टर बिजनेस ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले उसे यूनिट्स मिलती हैं। यह यूनिट्स उसके इन्वेस्टमेंट का प्रूफ होती है और इसी के बेसिस पर उसे इनकम या रिटर्न मिलती है। नेक्स्ट इज इट शुड इन्वेस्ट इन एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट एसेट्स। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि बिजनेस ट्रस्ट को सिर्फ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर या एलिजिबल रियल इस्टेट एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर ट्रस्ट INVI है
तो रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स या पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। और अगर REIT है तो ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज या होटल्स जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज इट मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेबी रेगुलेशन। लास्ट कंडीशन ये है कि बिजनेस ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेबी रेगुलेशन से सभी प्रोविजंस का कॉम्प्लायंस करना होगा, यानी ट्रस्ट को टैक्स लॉज और सेबी के रूल्स दोनों का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी उसे बिजनेस ट्रस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो एक बिजनेस ट्रस्ट बनाने के लिए सिर्फ ट्रस्ट होना काफ़ी नहीं है। सेबी रजिस्ट्रेशन, INVIT या REIT होना, इन्वेस्टर्स को यूनिट इशू करना, एलिजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना और इनकम टैक्स एक्ट के साथ सेबी रेगुलेशंस का कॉम्प्लायंस करना, ये पांचों कंडीशंस पूरी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब हम बिजनेस ट्रस्ट के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रस्ट मेनली दो टाइप्स के होते हैं। चलिए दोनों को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और सेकंड है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहली टाइप है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में INVIT कहा जाता है। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, INVIT का मेन ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें रोड्स, हाईवेज, पावर प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस, एयरपोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो है शामिल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में INVIT इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करता है और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। इन प्रोजेक्ट से जो इनकम जनरेट होती है उसका बेनिफिट यूनिट होल्डर्स को ही मिलता है। सेकेंड इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरी टाइप है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम REIT भी कहते हैं। REIT का मेन ऑब्जेक्टिव इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना होता है। इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनसे रेगुलर इनकम जैसे रेंट या लीज इनकम रिसीव होती हो। एग्जांपल्स में ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स और बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है शामिल होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में REIT इन्वेस्टर्स का पैसा कमर्शियल रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जो इनकम अर्न होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होल्डर्स को किया जाता है। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, INVIT इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर और REIT इज़ रिलेटेड टू रियल इस्टेट। अगर इन्वेस्टमेंट रोड, हाईवेज या एयरपोर्ट में है तो वो INVIT होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स या होटल्स में है तो वो REIT होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब बिजनेस ट्रस्ट इतनी सारी इनकम अर्न करता है तो टैक्स कौन पे करता है? क्या बिजनेस ट्रस्ट खुद टैक्स पे करती है या इन्वेस्टर्स? इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने बिजनेस ट्रस्ट के लिए एक स्पेशल टैक्सेशन डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। इस डिज़ाइन में टैक्सेशन के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट इज पास थ्रू स्टेटस। सबसे पहला कंसेप्ट है पास थ्रू स्टेटस। पास थ्रू का मतलब ही होता है पास कर देना, यानी बिजनेस ट्रस्ट कुछ कैटेगरीज की इनकम को अपने पास नहीं करता, बल्कि उस इनकम को यूनिट होल्डर्स तक पास कर देता है। और जब इनकम यूनिट होल्डर के पास पहुंचती है तब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स उनके हैंड्स में कैलकुलेट होता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, बिजनेस ट्रस्ट सिर्फ इनकम को पास करता है और टैक्स की लायबिलिटी यूनिट होल्डर्स पर आ जाती है। सेकेंड इज एग्जम्प्ट इनकम। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, एग्जम्प्ट इनकम। हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बिजनेस ट्रस्ट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई कुछ इनकम अगर इनकम टैक्स एक्ट की प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जम्प्ट हो सकती है, यानी उस पर्टिकुलर इनकम पर यूनिट होल्डर को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब एक्ट की कंडीशंस फुलफिल होंगी। थर्ड इज कैपिटल गेन। अब लास्ट पर जो पॉइंट है वो है कैपिटल गेन। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदी और कुछ टाइम बाद प्रॉफिट कमाकर उन्हें सेल कर दिया। अब जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा और इस कैपिटल गेन पर टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के कैपिटल गेन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा, यानी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन और टैक्सेशन एक्ट के नॉर्मल कैपिटल गेन रूल्स के हिसाब से ही होगी। तो बिजनेस ट्रस्ट के टैक्स ट्रीटमेंट में बस 3 कीवर्ड याद रखिए, पास थ्रू स्टेटस, एग्जम्प्ट इनकम और कैपिटल गेन। अगर ये 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन भी आपको बहुत आसान लगेगा और एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु रेगुलेट्स अ बिजनेस ट्रस्ट।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टर का पैसा मैनेज करता है तो इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र कौन रखता है? कौन इंश्योर करता है कि बिजनेस ट्रस्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है या नहीं? इसका आंसर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। सेबी इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। बिजनेस ट्रस्ट भी सेबी की सुपरविजन और रेगुलेशन के अंडर काम करता है। अब सेबी रेगुलेशंस क्या हैं? अगर बिजनेस ट्रस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी INVIT है तो उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही अगर बिजनेस ट्रस्ट एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT है तो उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सेबी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग होता है। यानी चाहे बिजनेस ट्रस्ट INVIT हो या REIT हो, दोनों को सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस का कॉम्प्लायंस करना मैंडेटरी होता है। तो एग्ज़ाम के लिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, बिजनेस ट्रस्ट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। INVIT और REIT दोनों सेबी के रेगुलेशंस 2014 के अंदर रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहता है और बिजनेस ट्रस्ट की वर्किंग जो में ट्रांसपेरेंसी आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस ट्रस्ट। अब सवाल आता है कि बिजनेस ट्रस्ट को चलाता कौन है? क्या सिर्फ एक ही पर्सन इसका पूरा मैनेजमेंट करता है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस ट्रस्ट की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं और हर पार्टी का अपना अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट इज स्पॉन्सर। सबसे पहली पार्टी क्या है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वही पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करती है। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, स्पॉन्सर बिजनेस ट्रस्ट का प्रमोटर होता है। ट्रस्ट की शुरुआत करना और उसकी इनिशियल प्लानिंग करना स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेकेंड इज ट्रस्टी। ट्रस्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्टी बिजनेस ट्रस्ट की एसेट्स को यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए होल्ड करता है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि ट्रस्ट की एक्टिविटीज सेबी रेगुलेशन और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करें और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। थर्ड है इन्वेस्टमेंट मैनेजर। जैसे नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट्स और डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। यानी फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, एसेट्स को कैसे मैनेज करना है और ट्रस्ट की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, ये सब डिसीजन इन्वेस्टमेंट मैनेजर लेता है। नेक्स्ट इज़ यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर वो पर्सन्स होते हैं जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट परचेज करते हैं। ये अपना पैसा बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले यूनिट रिसीव करते हैं। ट्रस्ट से जो इनकम या रिटर्न जनरेट होती है उनका बेनिफिट इन्हीं होल्डर्स को मिलता है। तो बिजनेस ट्रस्ट को स्मूथली रन करने के लिए चार पार्टीज मिलकर काम करती हैं। स्पॉन्सर ट्रस्ट इस्टेब्लिश करती है, ट्रस्टी एसेट्स को यूनिट होल्डर के बेनिफिट के लिए होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस मैनेज करता है और यूनिट होल्डर ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न का बेनिफिट रिसीव करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ इनकम। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट तो करता है लेकिन उसकी अर्निंग होती कहाँ से है? आखिर बिजनेस ट्रस्ट इनकम जनरेट कैसे करती है? बिजनेस ट्रस्ट के पास इनकम के कई डिफरेंट सोर्स होते हैं। चलिए एक एक सोर्स को सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज़ रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। अगर बिजनेस ट्रस्ट के पास ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हें रेंट पर दिया गया है तो जो मंथली रेंट रिसीव होता है वही उसकी इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर एक शॉपिंग मॉल में 100 शॉप्स हैं और सभी शॉप्स रेंट पे कर रही हैं तो वो रेंट बिजनेस ट्रस्ट की इनकम बन जाता है। सेकंड इज़ टोल कलेक्शन। ये सोर्स मेनली INVIT से रिलेटेड होता है। मान लीजिए बिजनेस ट्रस्ट ने किसी हाईवे में इन्वेस्ट किया है। जब व्हीकल्स उस हाईवे से गुजरते हैं और टोल पे करते हैं तो वही टोल कलेक्शन बिजनेस ट्रस्ट की इनकम बन जाता है। हो सकता है आपने भी कभी हाईवे पर टोल पे किया हो, वही अमाउंट किसी बिजनेस ट्रस्ट की अर्निंग का पार्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज़ लीज रेंटल्स। अगर बिजनेस ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी या किसी एसेट को लॉन्ग टर्म लीज पर देता है तो उसके बदले जो लीज रेंट रिसीव होता है उसे लीज रेंटल इनकम कहते हैं। ये भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट। अगर बिजनेस ट्रस्ट अपने फंड्स को ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाता है जहाँ से इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इंटरेस्ट भी बिजनेस ट्रस्ट की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड। अगर बिजनेस ट्रस्ट किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है
और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो बिजनेस ट्रस्ट को जो अमाउंट रिसीव होती है उसे डिविडेंड इनकम कहते हैं। लास्ट इज कैपिटल गेन। मान लीजिए बिजनेस ट्रस्ट ने कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़ में परचेज की और कुछ साल बाद उसे ₹15 करोड़ में सेल कर दिया, तो 5 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन कहते हैं। ये भी बिजनेस ट्रस्ट की इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो बिजनेस ट्रस्ट सिर्फ एक सोर्स से इनकम अर्न नहीं करता, इसके मेजर सोर्स हैं रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, टोल कलेक्शन, लीज रेंटल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन। अगर आप इन 6 सोर्सेज को समझ गए तो बिजनेस ट्रस्ट का अर्निंग मॉडल भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज चैरिटेबल पर्पस। अब हम डायरेक्ट टैक्स लॉ की एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, चैरिटेबल पर्पस। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन, अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन लोगों की हेल्प करता है, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है या गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करता है, तो क्या उसे इनकम टैक्स में कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता है? इसका आंसर है यस। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन दी गई है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, चैरिटेबल पर्पस मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड नॉट फॉर द प्राइवेट प्रॉफिट। अब इसको डिटेल में समझते हैं। चैरिटेबल पर्पस का मतलब है कि किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। यानी उसका काम सोसाइटी के लोगों की हेल्प करना, उनकी वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने मेंबर्स या किसी एक प्राइवेट पर्सन के बेनिफिट के लिए काम कर रही है तो उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज़ पब्लिक के बेनिफिट के लिए है तो इनकम टैक्स एक्ट उसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए इसमें टैक्स बेनिफिट क्या होगा? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब इंस्टीट्यूशन एक्ट में दी गई प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज लीगल डेफिनेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15। अब हम चैरिटेबल पर्पस की लीगल डेफिनेशन को समझते हैं। यह डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, charitable purpose includes relief of the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments or places or object of artistic or holistic interest, and advancement of any other object of general public utility। अब एक बात यहाँ नोटिस कीजिए, इस डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को चैरिटेबल पर्पस के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। यानी अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटीज़ के लिए जेन्युइनली काम करता है और इनकम टैक्स एक्ट की प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसे चैरिटेबल पर्पस माना जा सकता है और एक्ट के अंदर अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे ताकि आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बल्कि हर कैटेगरी का प्रैक्टिकल मीनिंग भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ईच चैरिटेबल पर्पस। अब तक हमने देखा कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग चैरिटेबल पर्पस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। अब सवाल ये है कि इन सब का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चलिए एक एक करके सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज रिलीफ ऑफ द पुअर। रिलीफ ऑफ द पुअर का मतलब है सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर और नीडी सेक्शन को असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। जैसे किसी एनजीओ द्वारा फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब लोगों को क्लोथ्स प्रोवाइड करना, फ्री शेल्टर होम्स चलाना या फिनेंशियली नीडी पर्सनस को फाइनेंस असिस्टेंस देना, ये सब रिलीफ ऑफ द पुअर के एग्जांपल्स हैं। सेकंड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता बल्कि सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और नॉलेज का डेवलपमेंट करना भी होता है। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करना, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना या एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, ये सब एजुकेशन के अंदर आता है। थर्ड इज़ योगा। आज के टाइम में फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट ने योगा को भी चैरिटेबल पर्पस में इंक्लूड किया है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन फ्री योगा कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, योगा ट्रेनिंग सेंटर्स चलाता है या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है तो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट इज़ मेडिकल रिलीफ। मेडिकल रिलीफ का ऑब्जेक्टिव पब्लिक को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है।
जैसे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज चलाना, फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना या ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करना। इन सब का पर्पस पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है, इसीलिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को भी चैरिटेबल पर्पस माना गया है। जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स और फॉरेस्ट प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स, ये सब इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हॉरिस्टिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट और मेंटेन करना। जैसे किसी हिस्टोरिकल मोनूमेंट की रिस्टोरेशन करना, हेरिटेज बिल्डिंग्स की कंजर्वेशन करना या कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, ये सब इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज़ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसी में ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो डायरेक्टली पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं, लेकिन पहले वाली 6 कैटेगरीज में कवर नहीं होती। जैसे ट्रेड और कमर्स को प्रमोट करना, कंज्यूमर वेलफेयर प्रोग्राम चलाना, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करना, रूरल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। इन सब का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को ओवरऑल डेवलप करना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, चैरिटेबल पर्पस का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है, प्राइवेट प्रॉफिट नहीं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जेन्युइनली काम करता है और इनकम टैक्स एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उसे एक्ट के अंदर अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स रिगार्डिंग एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है और एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, तो क्या उसे हमेशा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट ने इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अब इसको देखते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड, कमर्स या बिजनेस की नेचर की एक्टिविटीज़ करता है या किसी सर्विस के बदले फीस या कंसिडरेशन चार्ज करता है, तो नॉर्मली उसे चैरिटेबल पर्पस नहीं माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर इंस्टीट्यूशन का मेन फोकस पब्लिक वेलफेयर की जगह बिजनेस करना और इनकम अर्न करना बन जाए, तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट लूज़ कर देता है। लेकिन इस रूल का एक एग्जम्पशन भी है। अगर इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब कंडीशंस और मॉनेटरी लिमिट्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसका चैरिटेबल स्टेटस जो है कंटिन्यू रह सकता है। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है, लेकिन साथ ही हर प्रोग्राम के लिए कमर्शियल बेसिस पर हैवी फीस चार्ज करती है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसी सिचुएशन में उस इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल पर्पस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए लिमिटेड फीस चार्ज करती है और इनकम टैक्स एक्ट की प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस और मॉनेटरी लिमिट्स को फुलफिल करती है, तो उसका चैरिटेबल स्टेटस कंटिन्यू रह सकता है। तो इस प्रोविज़न का मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, ना कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जनरल पब्लिक यूटिलिटी का ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल तभी माना जाएगा जब इंस्टीट्यूशन बिजनेस एक्टिविटीज़ को इनकम टैक्स एक्ट की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स और कंडीशंस के अंदर रखें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ चैरिटेबल पर्पस। अब हम चैरिटेबल पर्पस के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। इन फीचर्स को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट किसी इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किस बेसिस पर मानता है। फर्स्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में दी गई है। नेक्स्ट इज बेनिफिट द पब्लिक एट लार्ज। दूसरी फीचर ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट होना चाहिए, यानी इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ किसी एक पर्सन, फैमिली या प्राइवेट ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन या जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। तीसरी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्राइवेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट कमाना है, तो उसे चैरिटेबल पर्पस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी पब्लिक वेलफेयर फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। नेक्स्ट इज एलिजिबल इंस्टीट्यूशन में क्लेम टैक्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट फीचर ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस इनकम टैक्स एक्ट के प्रिस्क्राइब कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वो एक्ट के अंदर अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करना ही काफ़ी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट की सभी कंडीशंस को कॉम्प्लायंस करना भी बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट इंक्लूड 7 रिकॉग्नाइज कैटेगरीज। लास्ट फीचर ये है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में चैरिटेबल पर्पस के अंदर 7 रिकॉग्नाइज कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर इंस्टीट्यूशंस इन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है तो वो चैरिटेबल पर्पस के एम्बिट में आ सकता है। तो चैरिटेबल पर्पस की 5 इंपॉर्टेंट फीचर याद रखिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 पब्लिक बेनिफिट, नो प्रॉफिट, टैक्स बेनिफिट सब्जेक्ट टू द एक्ट और 7 रिकॉग्नाइज कैटेगरीज। अगर ये 5 पॉइंट्स क्लियर है तो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक ट्रस्ट फ्री हॉस्पिटल चलाता है और गरीब पेशेंट्स को बिना किसी चार्ज के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। अब बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा। ये मेडिकल रिलीफ के अंदर आएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है, इसलिए ये चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास क्या है, एक ट्रस्ट अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और उन्हें स्कॉलरशिप भी देता है। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एजुकेशन के अंदर आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नॉलेज और लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ये भी चैरिटेबल पर्पज़ है। अब एग्जाम्पल 3 हमारे पास है, एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करती है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपसिंग चलाता है। अब बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा। ये प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है। तो इन एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ नाम याद करना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन किस चैरिटेबल कैटेगरी में आती है। एग्जाम में इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ याद रखिए। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए इस लेक्चर से रिलेटेड एक 30 मार्क मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। आप इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगली क्लास में हम डायरेक्ट टैक्स लॉ की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching. See you in the next lecture.